हेलो गाइस। आज हम रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में कुछ एमसीक्यूज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड होगा एमसीक्यूज का रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेंसाइल क्रैक्स अकर ऑफ द बीम। ठीक है, टेंसाइल बीम्स टेंसाइल क्रैक्स बीम्स के किस पार्ट में क्या होता है, उत्पन्न होता है। टेंसाइल क्रैक्स, टेंसाइल क्रैक्स मीन्स तन्यता दरारें। ठीक है, तन्यता दरारें बीम के लिए तन्यता दरारें होती हैं किस पार्ट में। फर्स्ट पार्ट दिया है टेंसाइल जोन ऑफ द बीम। ठीक है, कि बीम के टेंसल वाले जोन में जहाँ पर पार्ट्स क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं। ठीक है, टेंसाइल में होते हैं, तन्यता में होते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है एट 45 डिग्री ऑफ द आरसीसी इन कंप्रेशन जोन, यानी कंप्रेशन जोन में जो बीम कंप्रेशन जोन में जो क्रैक्स जनरेट हुए हैं एट 45 डिग्री। ठीक है, आरसीसी मेंबर के कंप्रेशन जोन में, आरसीसी मेंबर के कंप्रेशन जोन में 45 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट है नियर ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट के पास। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसाइल क्रैक्स उत्पन्न होता है एट टेंशन जोन ऑफ द बीम। ठीक है, टेंशन जोन ऑफ द बीम पढ़ चुके हैं पहले कि टेंशन जोन में टेंसाइल क्रैक्स उत्पन्न होता है टेंशन जोन में ऑफ द बीम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शियर क्रैक्स फॉर द बीम ऑकर्स मीन्स अपरूपण शियर क्रैक्स मीन्स अपरूपण दरार उत्पन्न होता है एट टेंसाइल जोन ऑफ द बीम। ठीक है, तो टेंसाइल जोन ऑफ द बीम तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि टेंशन क्रैक्स डेवलप होता है। ठीक है, या अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे नियर द सपोर्ट, सेकेंड है 45 डिग्री एट 45 डिग्री ऑफ आरसीसी मेंबर इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो हमें पता है कंप्रेशन जोन में जब कंप्रेशन जोन में शियर फोर्स किसी भी मेंबर में जब शियर क्रैक्स जनरेट होता है या शियर फेलियर होता है तो ऐसे करके होता है। ठीक है, यानी उसमें दरारें पड़ती हैं एट 45 डिग्री, कितने पे 45 डिग्री पर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एट 45 डिग्री ऑफ द आरसीसी मेंबर इन कंप्रेसर जोन, यानी संपीड़न क्षेत्र में आरसीसी सदस्य के 45 डिग्री पर, यानी सी पार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के या संरचना किसी भी बिल्डिंग की संरचना के कितने साल बाद इट इज नेसेसरी जरूरत पड़ती है परफॉर्म स्ट्रक्चर ऑडिट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी संरचना के संरचनात्मक लेखा की परीक्षा की जरूरी होती है। ठीक है, इसमें सेम क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि कितने दिन बाद असेसमेंट की किसी भी स्ट्रक्चर के एज का, यानी एज के कितने दिन बाद क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट या असेसमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस असेसमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें पढ़ लिए थे हमने। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 30 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 ईयर्स। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं इसे कि असेसमेंट की ज़रूरत होती है कि जब कोई भी स्ट्रक्चर 15 साल या उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कि किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ये स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के कितने साल बाद इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर ऑडिट। ठीक है, मतलब संरचनात्मक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है 15 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कौन सा टर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, संरचना के समग्र प्रदर्शन की या परफॉर्मेंस की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है स्ट्रक्चरल ऑडिट। ठीक है, सेकंड दिया है डिस्ट्रेस सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ ये एंड बी। तो देख लेते हैं डिस्ट्रेस सर्वे, तो जहाँ पर डिस्ट्रेस सर्वे वहाँ करते हैं जहाँ पर
जहाँ पर डिस्ट्रेस को चेक करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना है किसी भी स्ट्रक्चर का। तो करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चरल ऑडिट यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी स्ट्रक्चर का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट। यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, ठीक है, यानी ये पार्ट सही है, ठीक है, बी गलत है, स्ट्रक्चरल ऑडिट यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एरिया ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रेस एरिया को पता करने के लिए, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रेस एरिया को डिफाइन करने के लिए या पता करने के लिए किस टर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संकट के क्षेत्र को पहचानने के लिए, यानी डिस्ट्रेस एरिया को पहचानने के लिए या परिभाषित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया है, अभी हमने देखा स्ट्रक्चरल ऑडिट। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट तो देखते हैं इस परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ठीक है। इसको किसके लिए करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा है डिस्ट्रेस एंड बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डिस्ट्रेस सर्वे, डिस्ट्रेस सर्वे होगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्ट्रेस सर्वे होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, यानी बी पार्ट डिस्ट्रेस सर्वे। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी भी डिस्ट्रेस एरिया को पहचानने के लिए डिस्ट्रेस सर्वे करते हैं या उसे परिभाषित करने के लिए डिस्ट्रेस सर्वे का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रैक्स व्हिच आर ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन, ठीक है। क्वेश्चन है द cracks which are due to incorrect design and faulty construction are the overloading are the structural cracks। मीन्स कहने को मतलब है कि क्रैक्स हो सकता है या क्रैक्स उत्पन्न हो सकता है किन कारणों से, ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन, यानी कि जब स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनकरेक्ट हो गई है, कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, या कोई सिस्टम जो उपयोग कर रहे हैं हम सब उसमें कुछ गलती हुई है, उस पद्धति में कुछ गड़बड़ी रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भवन का निर्माण हुआ है या किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है वो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, यानी वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरऑल लोडिंग, यानी ओवरलोडिंग, किसी भी स्ट्रक्चर में जितने लोड का वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ओवरलोडिंग मीन्स हो जाता है कि जो डिज़ाइन किया गया है उससे ज़्यादा लोड डाल देना, ठीक है। जब किसी स्ट्रक्चर में जितना लोड वो बियर करने के लिए कैपेबल है उससे ज़्यादा लोड डाल देंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगा ना, उसमें क्रैक्स वगैरह जनरेट हो गए, डिफेक्ट्स आएंगे। तो यही चीज़ कह रहा है इसमें, ठीक है, कि ओवरलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैक्स व्हिच आर ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, इनकरेक्ट डिज़ाइन की वजह से हो सकता है। सेकंड है फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। ओवरलोडिंग में बता दिया है कि जितना लोड बियर कर सकता है उससे ज़्यादा लोड डालना, तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन बताओ, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स बताने हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है क्रैक्स व्हिच आर ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन की वजह से हो सकता है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से, यानी इन सब की वजह से क्रैक्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू है, ठीक है, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव इज also known as wood glue or white glue or carpenter glue or school glue, ठीक है। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा चिपकाने वाला गोंद है, ठीक है, नोन एज व्हाइट ग्लू, सफ़ेद गोंद, ठीक है, सफ़ेद गोंद है, या ठीक है वुड ग्लू लकड़ी में चिपकाने वाला ग्लू है, और कारपेंटर ग्लू
या बढ़ई वाली गोंद या स्कूल गोंद। मीन्स सब गोंद को एक ही कहते हैं। ऐसा कौन सा इसमें मतलब गोंद है या गम है, क्या है, एडेसिव, ठीक है, कि जो कि इन नामों से जाना जाता है। कौन सा गम ग्लू है जो इन नामों से जाना जाता है? क्या क्या? वुड ग्लू, ठीक है, वुड ग्लू यानी लकड़ी में चिपकाने वाला, ठीक है, व्हाइट ग्लू, ठीक है, सफ़ेद ग्लू, या कारपेंटर ग्लू जो बढ़ई यूज़ करते हैं, कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कूल ग्लू, ठीक है, इन सब नामों से जाना जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। वाटर बॉन्ड एडेसिव, ठीक है, वाटर बॉन्ड एडेसिव, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलिस्टर एडेसिव, ठीक है, या एपॉक्सी एडेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट, यानी पॉलीविनाइल एसीटेट को ही व्हाइट ग्लू, वुड ग्लू, कारपेंटर ग्लू या स्कूल ग्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन सब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ क्रैक्स इन वॉल, ठीक है, दीवार में कौन से कारण हो सकते हैं, दीवार में क्रैक्स जनरेट होने के या क्रैक्स उत्पन्न होने के या दरारें उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्रैक इन वॉल, निम्नलिखित में से कौन दीवार में दरार का कारण होता है, ठीक है। तो पहला है बल्जिंग ऑफ वॉल, बल्जिंग ऑफ वॉल है मीन्स, बल्जिंग मीन्स फूल आना, ठीक है, बल्जिंग मीन्स स्वेलिंग आ जाना, मीन्स उसे फूल आना। मीन्स कोई भी दीवार है अगर उसमें ऐसी दीवार है जिसमें क्या है, अगर पानी वगैरह कोई भी चीज़ आ गई उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई, ठीक है, तो उसे कहते हैं बल्जिंग ऑफ वॉल। बल्जिंग ऑफ वॉल यानी दीवार को फूलना, इसकी वजह से क्या हो सकता है, दीवार में क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड है श्रिंकेज, यानी श्रिंकेज है यानी सिकुड़ जाना। श्रिंकेज मीन्स होता है सिकुड़ जाना। किसी भी दीवार में क्या होता है, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है। एज टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीत जाता है, क्या होता है, ड्यू टू टेम्परेचर क्या होता है, पानी जो जितने होते हैं वो धीरे धीरे उड़ जाता है, ठीक है, ठीक है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यानी पानी यहाँ वहाँ से गायब हो गया, तो श्रिंकेज हो सकता है, ठीक है। पहली चीज़ क्या बताया, बल्जिंग, स्वेलिंग आ जाना, श्रिंकेज में सिकुड़ जाना। नेक्स्ट है थर्मल मूवमेंट, ठीक है, थर्मल मूवमेंट। तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, दीवार में क्रैक्स आ सकता है, ठीक है। थर्मल मूवमेंट मीन्स हो गया कि थर्मल स्ट्रेस पढ़े हैं ना हम सब, ये चीज़ हम हाँ 100 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसे बता देते हैं क्या होता है थर्मल मूवमेंट। थर्मल मूवमेंट होता है कि टेम्परेचर की वजह से, जैसे कोई भी वाल है, ठीक है, कोई भी ये वाल है, वहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट करे हुए हैं, रीइंफोर्समेंट किए हुए हैं, ठीक है, रीइंफोर्समेंट किए हुए हैं। तो ऐसा होता है कि थर्मल मूवमेंट यानी कि ऐसा होता है कि जब भी टेम्परेचर इस पे बढ़ता है, यानी मान लेते हैं कोई एक फ्री रॉड है, ठीक है, ये फ्री रॉड है, ठीक है, इस पर अगर हम टेम्परेचर यानी इस पर क्या होगा, इस पर हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड हो रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, यानी ये एक्सपेंड होगा, ठीक है, फ्री एक्सपेंड होगा। तो थर्मल मूवमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, थर्मल मूवमेंट की वजह से भी क्रैक्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ओवरऑल, ओवरऑल यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है, कि बल्जिंग ऑफ द वॉल की वजह से भी हो सकता है, श्रिंकेज के भी हो सकता है, श्रिंकेज की वजह से हो सकता है, थर्मल मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्मल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, संरचना में उसमें तनाव उत्पन्न होता है,
ठीक है। अभी जो थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसी की वही है, ठीक है क्वेश्चन। थर्मल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड थर्मल स्ट्रेस यानी थर्मल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड व्हेन, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, कब, व्हेन पूछ रहा है कि पहला है पार्ट, डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो पहले पार्ट कहने का मतलब है कोई भी डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज नॉट रिस्ट्रिक्टेड मीन्स कोई भी, अभी ये रॉड है इस पर क्या करते हैं, इस पर टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, गर्म, इसे गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जब तक इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये स्ट्रेस नहीं जनरेट करेगा। यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा, यहाँ थर्मल स्ट्रेस होगा 0, सिग्मा टी, थर्मल स्ट्रेस होगा 0, ठीक है। सेकेंड है टेम्परेचर फॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज रिस्ट्रिक्टेड, टेम्परेचर चेंज यहाँ पर जब रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। देयर इज नो डिफॉर्मेशन ओनली एलोंगेशन, ठीक है, जब कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो स्ट्रक्चर में, केवल एलोंगेशन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संरचना में उसमें तनाव उत्पन्न होता है या उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है। टेम्परेचर चेंज ड्यू टू चेंज इज रिस्ट्रिक्टेड, जब चेंज है, जो चेंजमेंट है ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी दोनों साइड से क्या कर दिया जाए, फिक्स, तभी तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। इसमें जब टेम्परेचर दे रहे हैं ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, जब एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेस जनरेट करेगा ना, इधर ये बढ़ने की कोशिश करेगा और ये वॉल जो फिक्स कर दिए हैं ये रोकेगा, तो यहाँ पर क्या होगा जनरेट, यहाँ पर जनरेट होगा स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस की ही बात कर रहे थे कि थर्मल स्ट्रेस किसी भी स्ट्रक्चर में उत्पन्न कब होगा, जब क्या होगा, फिक्स कर दिया जाए या रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, यानी इसका जो एलोंगेशन है ड्यू टू चेंज टेम्परेचर की वजह से जो भी एलोंगेशन होने को है उसको क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। फ्री कर दिया जाए तो थर्मल स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है, थर्मल टेम्परेचर फॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड कंक्रीट इज मोर देन ब्रिक, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट मोर्टार यानी सीमेंट मोर्टार का एक्सपेंशन यानी फैलाव इज मोर देन ब्रिक, ठीक है, करेक्ट है कि कंक्रीट जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें एक्सपेंशन अधिक होता है एज कंपेयर टू ब्रिक्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी ब्रिक्स की अपेक्षा जो सीमेंट कंक्रीट में होता है इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ट्रू, यानी ये सही है, स्टेटमेंट कैसा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ ब्रिक इज मोर इन वर्टिकल डायरेक्शन देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी अगर क्रैक्स वगैरह जनरेट हैं तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्रैक्स कम दिखाई दे रहे होंगे, मैक्सिमम दिखाई देते होंगे वर्टिकल क्रैक्स, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वर्टिकल क्रैक्स इज मोर इन वर्टिकल डायरेक्शन देन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज डायरेक्शन में जो भी क्रैक्स जनरेट हुए हैं एज कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन में जो क्रैक्स अधिक होंगे, ठीक है, उनका मूवमेंट भी अधिक होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ब्रिक इज मोर इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट है जो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल सेटलमेंट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से मिट्टी के बंदों जो होता है तख्ताबंदी, व्हिच ऑफ द सॉरी इसमें क्या लिखा है, तख्ताबंदी नहीं है, सेटलमेंट है, ठीक है, फॉर्मवर्क नहीं है। हाँ, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल सेटलमेंट, यानी कि जो मिट्टी का सेटलमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किन चीज़ों पर, अनइक्वल वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल,
यानी मिट्टी का आसमान जो बेरिंग कैपेसिटी हो, यानी अनइक्वल बेरिंग कैपेसिटी हो। सेकंड तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए या कोई भी साइट है, अगर कोई बड़ा साइट है तो उसमें जगह जगह पर, ठीक है, हो सकता है कि सॉइल की क्या है, जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं वो चेंज हों, ठीक है। जैसे कि कहीं भी कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल हो जहाँ जिसकी बेरिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है, कहीं पर क्या कहते हैं, एलियन हो कहीं पर, ठीक है। मीन्स अलग अलग टाइप के सवाल हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के सवाल होंगे किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी साइट पर, तो क्या होगा, अलग अलग साइट अलग अलग टाइप्स के सवाल होंगे तो उनकी बेरिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। तो ये अनइक्वल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। लेकिन जो जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो किसी भी कॉलम के लिए, ठीक है, मान लो किसी भी कॉलम के लिए इक्वल इक्वल ही तो करते हैं, इक्वल इक्वल ही तो वो करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ लेके चलते हैं या इसकी जो कैपेसिटी लेके चलते हैं, डिज़ाइन लोड इक्वल लेके चलते हैं। इसलिए क्या हो सकता है, अनइक्वल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसकी वजह से क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। पहला तो हो सकता है, सही है, पहला करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस एंड सेफ बेरिंग कैपेसिटी। जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी है वो मिट्टी की है, यानी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस देन सेफ बेरिंग कैपेसिटी सॉइल, ठीक है। जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी है ऑफ सॉइल है वो किसी मिट्टी का कहीं किसी भी पार्ट का हो सकता है, यानी कि कहीं भी, जैसे कि अलग अलग जगहों पर बताया है कि साइट अगर बड़ी है मान लो उसमें अलग अलग टाइप्स की मिट्टी हैं, तो हो सकता है किसी मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी जो है उसको सेफ बेरिंग कैपेसिटी, यानी जितना हम उस पर अप्लाई करने वाले हैं, जितना सेफ हमको चाहिए उससे कम हो, तो इसकी वजह से भी हो सकता है सेटलमेंट, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ नेचर ऑफ सपोर्टिंग सॉइल। मिट्टी के असर क्षमता क्या है, मिट्टी की मिट्टी की क्षमता सुरक्षित असर क्षमता से कम होती है, ठीक है। तो इस इन सब की वजह, यानी यहाँ पर हमें जैसा कि देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। लास्ट है ऑल द अबव, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल सेटलमेंट, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं मिट्टी के सेटलमेंट होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेज ऑफ रिपेयर आर, ठीक है, स्टेजेस ऑफ रिपेयर, यानी रिपेयर के हमने स्टेजेस यानी चरण देख चुके हैं कि किन किन चरणों में करी जाती है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं तो उनको अगर हमें रिपेयर करना है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, ये हम पहले देख चुके हैं। कब, जब थ्योरी क्लासेस कर रहे थे, ठीक है, तो उसको अच्छे से देखा था वहाँ पर। तो फर्स्टली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि सरफेस को पहले रिपेयर करो, ठीक है, सरफेस को रिपेयर करो, हाँ, सरफेस को रिपेयर करो, मतलब उसको क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मवर्क लगाओ, यानी तख्ताबंदी करो। फिर क्या करें, एडहेसिव बॉन्ड लगाओ। एडहेसिव बॉन्ड मेथड द्वारा क्या करेंगे, एडहेसिव बॉन्ड जो भी है उसको यूज़ करो। उसके बाद में जो भी मेथड यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग अपना रिपेयर करना है। फॉर्मवर्क नहीं, फॉर्मवर्क पहले नहीं कर देते, पहले क्या करते हैं, सरफेस को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है एडहेसिव बॉन्ड, एडहेसिव बॉन्ड भी पहले नहीं लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन जैसा कि दिख रहा है, सरफेस को पहले प्रिपेयर किया जाता है किसी भी क्रैक्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो रिपेयर किया जाता है। तो रिपेयर का प्रोसेस है, पहले क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ करते हैं और क्लीन करते हैं, फिर तख्ताबंदी करते हैं, यानी ये फॉर्मवर्क करते हैं, एडहेसिव बॉन्ड लगाते हैं, फिर जो भी मेथड अप्लाई करने वाले हैं वो मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे एपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक बताया था, ठीक है, जहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है, मतलब पतली दरारों के लिए, ठीक है। और ठीक है, तो इन सब के लिए अपना जो भी मेथड अपनाना होगा वो मेथड अपनाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा, स्टेज होगा रिपेयर का, वो कितना कैसे रहेगा, पहला चीज़ रहेगा सरफेस को प्रिपेयर करना, फिर फॉर्मवर्क लगाना, फिर एडहेसिव बॉन्ड लगाना, फिर क्या करना, मेथड अपनाना जो भी मेथड से रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर मेथड इज अडॉप्टेड व्हाइल क्रैक्स हैविंग नैरो विड्थ ऑफ 0.05 mm to 0.75 mm। निम्नलिखित में से
कौन सी मरम्मत विधि को अपनाया जाता है जब दरारें बहुत पतली होती हैं, यानी कि जिनकी चौड़ाई 0.05 mm से लेके 0.75 mm तक होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मेथड को अपनाते हैं, किस लिए? उस रिपेयर करने के लिए, जब क्या होता है कोई डिफेक्ट्स वगैरह है या क्रैक्स है और जो बहुत नैरो क्रैक्स है, ठीक है, तो उसमें कौन सा मेथड अपनाते हैं। बताया था एपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक, ग्रूविंग एंड सीलिंग टेक्निक, स्टिचिंग टेक्निक एंड ग्राउटिंग। तो बताया था अभी कुछ ही समय पहले पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब बहुत ही नैरो, ठीक है, बहुत ही नैरो डिफेक्ट्स या नैरो क्रैक्स जनरेट होते हैं और उनको हमें रिपेयर करना है, तो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड का, ठीक है। एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड, ठीक है। एक एक करके भी देखेंगे और जितने मेथड्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पर्पज ऑफ रिपेयर ऑफ क्रैक्स, ठीक है, यानी क्रैक्स को रिपेयर करने का, ठीक है, क्रैक्स की मरम्मत करने का, यानी जो डिफेक्ट्स आई है, क्रैक्स आई है, उसको मरम्मत करने का पर्पज यानी उद्देश्य। क्रैक इज कट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप, ठीक है। कट करने के लिए क्या मतलब, रिपेयर करने के लिए जो कट लगाते हैं वो किस शेप में रखते हैं? वी शेप में, सी शेप में, यू शेप में, डी शेप में, ठीक है। किस शेप में क्या करते हैं क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए? जब हम क्या करते हैं, फर्स्टली क्या बताया था प्रोसेस, फर्स्टली बताया था क्रैक्स जहाँ पर जनरेट हो गया है उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, यानी सरफेस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सरफेस प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें कट लगाते हैं। उसमें कट जो यूज़ करते हैं वी शेप का कट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पहली चीज़ क्या बताया, सरफेस को प्रिपेयर करना, फिर कट करना, उसके बाद में फॉर्मवर्क बनाना, फॉर्मवर्क लगाना, ठीक है। फिर जो भी फिर उसके बाद क्या था, एडेसिव बॉन्ड लगाना। फिर क्या करना है, फिर जो भी मेथड अडॉप्ट करना है वो मेथड उपयोग करना है, ठीक है। हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर 15 क्वेश्चन का वी शेप में कट लगाते हैं किसी भी क्रैक्स को रिपेयर करते समय, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिपेयर इज यूज्ड व्हेन नैरो क्रैक्स अकर्स। अभी यही सेम क्वेश्चन देखा है, जब सक्रिय दरारें उत्पन्न हो जाती हैं तो कौन सा मेथड उपयोग करा जाता है? व्हिच मेथड इज रिपेयर व्हेन नैरो क्रैक्स अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एपॉक्सी इंजेक्शन, ठीक है, एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड, एपॉक्सी इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ क्रैक where the structural continuity is required, which of the following method is method of repair is used, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब कभी भी किसी स्ट्रक्चर में या किसी बिल्डिंग में हमको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, और वहाँ पर क्या होता है, मेजर टाइप आपका क्रैक उत्पन्न हो गया है। किसी भी स्ट्रक्चर में कोई मेजर टाइप ऑफ द क्रैक, कोई मेजर टाइप यानी कोई प्रमुख दरारें उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है, लेकिन संरचना में हमें निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो कौन से मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है, कौन से मेथड का उपयोग करते हैं? फर्स्ट दिया है यहाँ पर एपॉक्सी इंजेक्शन। एपॉक्सी इंजेक्शन तो किसी नैरो क्रैक्स को ही केवल सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रूविंग एंड सीलिंग ठीक है, हो सकता है, ग्राउटिंग हो सकता है, स्टिचिंग हो सकता है। स्टिचिंग, यहाँ पर स्टिचिंग करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने बताया था कि स्टिचिंग में क्या करते हैं, स्टिचिंग में मीन्स सिलाई जैसे कर देते हैं, यानी कोई क्रैक से जनरेट हुआ है, ठीक है, या तो ऐसे सिलाई जैसे कर देते हैं, यानी उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या आता है, स्टिचिंग, ठीक है। हमको पता है कि सिलाई करना किसी दो पार्ट को क्या करना, मतलब जोड़ देना, ठीक है, स्टिच कर देना, ठीक है, स्टिच कर देना, तो स्टिचिंग ये हो गई स्टिचिंग।
यानी दोनों की कंटिन्यूटी, इधर है कुछ पार्ट्स, इधर है कोई भी स्ट्रक्चर, इधर है इधर, यहाँ पर क्रैक्स जनरेट हो गया था, क्रैक्स अगर यहाँ जनरेट हो गया तो क्या करेंगे, ऐसे स्टिच कर देंगे उसे, ठीक है, स्टिचिंग कर दी जाएगी, यही तो यही हो जाती है स्टिचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, स्टिचिंग, यानी किसी भी कोई भी मेजर डिफेक्ट्स क्रिएट हो गया है किसी भी स्ट्रक्चर में, बट उसकी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन सा मेथड उपयोग करते हैं, रिपेयर का, स्टिचिंग मेथड या स्टिचिंग टेक्निक ऑफ रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रैक्स विड्थ मोर देन mm इज कॉल्ड मेजर क्रैक्स। कहने का मतलब है कि कौन सा क्रैक्स है जिसमें, ठीक है, जिसमें अगर कितने से ज़्यादा हो जाए तो मानते हैं कि ये मेजर टाइप्स ऑफ क्रैक्स है, ठीक है, कि विड्थ है जो क्रैक्स की विड्थ है जो अगर कितने से अधिक हो जाए तो वो मेजर टाइप ऑफ क्रैक्स होगा। देख लेते हैं आप, तो ध्यान रखेंगे जब 5 से ज़्यादा विड्थ का होगा, जब 5 विड्थ से ज़्यादा का होगा क्रैक्स तो उसे कहेंगे मेजर टाइप ऑफ क्रैक्स, ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ क्रैक होगा जब 5 से ज़्यादा होगा, माइनर होगा 1 से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सपोज ऑफ टेम्परेरी रेमेडी ऑफ इंटरनल वॉल फ्रॉम डैम्पनेस। सीलन से आंतरिक दीवार के अस्थायी उपचार के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्ट फॉर टेम्परेरी रेमेडी, यानी टेम्परेरी केवल क्या करना है, उपचार या प्रिवेंट करना है, टेम्परेरी प्रिवेंट रखना है किसी भी स्ट्रक्चर को, इंटरनल वॉल को, किससे, डैम्पनेस से। तो कौन से मेथड का उपयोग करा जा सकता है। पहला है एप्लीकेशन ऑफ बिटुमन पेंटिंग, ये भी सही है कि बिटुमन की पेंटिंग कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पेंटिंग विथ वाटर प्रूफ सॉल्यूशन, ये भी सही है। वाटर प्रूफ जो क्या है, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है, कोई भी वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है, ये टेम्परेरी रेमेडी हो सकता है या टेम्परेरी प्रिवेंट कर सकता है किसी भी इंटरनल वॉल को, ठीक है। अप्लाई सीमेंट वॉश, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पर, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इनमें से किसी भी मेथड को क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फिलिंग गैप्स, ठीक है, गैप्स को फिल करने के लिए, ठीक है, किसी भी गैप्स को या स्पेस को फिल करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर दिया हुआ है मोर्टार से किसी भी गैप को या किसी भी गैप को फिल किया जा सकता है, ठीक है, या ग्राउट से या एडेसिव से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑल द अबव, ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिया, कुछ 20 क्वेश्चन तक देख लिया इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे इसी के आगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।